स्वागत है आपका श्री करणी एकेडमी एंड एजुटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर डॉक्टर हबीब पठान। द चैप्टर इज एंडोक्राइन सिस्टम। टॉपिक एंडोक्राइनोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर एंडोक्राइन सिस्टम को, एंडोक्राइनोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं। बताया था मैंने आपको व्हाट डू यू मीन बाय एंडोक्राइनोलॉजी। लॉजी मीन्स टू स्टडी एंडोक्राइन system of various glands, system which is composed of endocrine glands is called endocrine system। तो हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा सिस्टम प्रेजेंट है जिसके अंदर बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं और ये सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स मिलकर फॉर्मेशन कर रही है एंडोक्राइन सिस्टम का। तो यहाँ पर एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करना है, एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में डिस्कस करना है। अभी तक इस चैप्टर के अंदर पिछले कुछ लेक्चर्स में डिस्कस किया था जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट एंडोक्राइनोलॉजी, फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन, टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स इन आवर बॉडी। टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स में एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड मिक्सोक्राइन ग्लैंड्स। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस पिट्यूटरी ग्लैंड व्हिच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, दैट इज आल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड is considered as master gland। इसको मास्टर ग्लैंड के तौर पर लिया जाता है, मास्टर ग्लैंड माना जाता है। बट व्हाई इट इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, इसको क्यों कहा जाता है मास्टर ग्लैंड, इसका जवाब भी यहीं पर मिलेगा। हमें बात करेंगे जब इस लेक्चर की, हम इस लेक्चर में पिट्यूटरी ग्लैंड की स्टार्ट करते हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस। तो ह्यूमंस के अंदर केमिकल कोऑर्डिनेशंस की बात कर रहे हैं। तो वैसे तो बहुत सारे एनिमल्स के अंदर, कई सारे एनिमल्स में यही हार्मोन्स होते हैं, यही हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं, लगभग सेम फंक्शन होते हैं। आप अगर कभी फ्रॉग का पढ़ रहे हैं तब भी आपको ऐसा ही मिलेगा, आप किसी भी मैमल का पढ़ रहे हैं उसमें भी ऐसा ही मिलेगा। फ्रॉग मैमल नहीं है बट फिर भी उसमें कुछ इस तरह के हार्मोन्स इसी तरह के मिलते हैं। बहुत ज़्यादा वेरिएशंस, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो सिंपल सी कंडीशन है, केमिकल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर जो कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, और ये वेरियस ऑर्गन्स के लिए है। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, मैं फिर से एक छोटा सा रिपीट करना चाहूँगा। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था हमारी बॉडी में कंट्रोल के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए दो वेरियस टाइप के हार्मोन, दो वेरियस टाइप के केमिकल्स हैं। दीज केमिकल्स आर हार्मोन्स एंड फिरोमोन्स। दीज आर हार्मोन्स एंड फिरोमोन्स। हार्मोन्स यूज होते हैं बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में कोऑर्डिनेशन के लिए, उनके कंट्रोल के लिए, और फिरोमोन्स एक ही स्पीसीज के दो मेंबर्स के बीच में। आप एक ही स्पीसीज के दो मेंबर्स के बीच में कंट्रोल की, कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हो। कंट्रोल तो ऐसे एक दूसरे को नहीं कर रहे हैं, बस कोऑर्डिनेशन की हम बात करते हैं। दोनों एक दूसरे से बात कैसे कर रहे हैं, सिग्नल्स ट्रांसफर कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कैसे कर रहे हैं, उसके लिए यहाँ पर फिरोमोन्स काम आते हैं। फिरोमोन इज नॉट आवर टॉपिक, फिरोमोन्स हमारा टॉपिक नहीं है। द टॉपिक इज हार्मोन्स। तो यहाँ डिस्कस हार्मोन्स को ही करेंगे। तो वैसे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं हम हाइपोथैलेमस के बारे में। यहाँ पर हम बात करेंगे एक बड़ी अच्छी सी ग्लैंड, यहाँ आपके सामने, आपको क्लियरली विजिबल होगी, आपके सामने स्क्रीन पर है, और दिस इज योर पिट्यूटरी ग्लैंड। यहाँ पर आपके सामने पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट है। ये जो ग्लैंड लटकी हुई है, इसको थोड़ा सा मैं आपको शो करता हूँ, हाईलाइट करता हूँ इसको मैं। दिस इज, यहाँ से ये पूरा, दिस इज आवर पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये है कहाँ पर, ये पूरा ब्रेन का पार्ट, ये पूरा यहाँ पर हमारा ब्रेन है। तो ये ब्रेन है और ब्रेन के अंदर ये प्रेजेंट है। ब्रेन में कहाँ पर प्रेजेंट है, दिस इज योर हाइपोथैलेमस। ये पार्ट आपका हाइपोथैलेमस है। तो ये जो पार्ट, इसको मैं येलो की जगह कुछ और करता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा ठीक रहेगा वो। यहाँ पर आपके पास में दिस इज योर हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस से हैंग रहती है, हाइपोथैलेमस से लटकी हुई रहती है, और पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पर हाइपोथैलेमस से अटैच है एक स्टॉक के थ्रू, दैट स्टॉक इज कॉल्ड इन्फंडिबुलम। तो एक स्टॉक के थ्रू अटैच है, स्टॉक को इन्फंडिबुलम कह रहे हैं। देख रहे हैं आप, ये स्टॉक है यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली विजिबल है। ये स्टॉक यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली विजिबल है। ये जो स्टॉक है इसी को हम इन्फंडिबुलम कह रहे हैं, और इसके थ्रू हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड लटकी हुई है, यहाँ पर होल्ड है। यहाँ पर इसके दो लोब्स है। पिट्यूटरी ग्लैंड हैज टू लोब्स, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लोब।
इसके दो लोब्स हैं, एक एंटीरियर है जो आगे वाला है, एक पोस्टीरियर है जो पीछे वाला है। तो एंटीरियर पोस्टीरियर वर्ड हम यूज करते हैं। देखो जनरली हमारी बॉडी के अंदर जब हम बात करते हैं तो बॉडी के अंदर वेरियस, जब हम लोकेशंस बताते हैं बॉडी के अंदर किसी की भी, तो हम बात करते हैं कुछ वर्ड्स की, जैसे एंटीरियर, पोस्टीरियर, डॉर्सल, वेंट्रल, लेटरल। तो ये हम बात करते हैं, डॉर्सल क्या है, वेंट्रल क्या है, लेटरल क्या है, एंटीरियर क्या है, पोस्टीरियर क्या है। तो यहाँ पर हम अभी, वैसे मैं आपको नहीं बताऊंगा डॉर्सल वेंट्रल, हमारी बॉडी की डॉर्सल वेंट्रल कैसे डिसाइड करते हैं वो हमारा आज का टॉपिक नहीं है, बस बता देता हूँ। हमारी बॉडी में ये वेंट्रल साइड है, इसका ऑपोजिट बैक साइड डॉर्सल है, ये लेटरल साइड है, ये मेरी बॉडी का एंटीरियर है और पैरों वाला पार्ट पोस्टीरियर है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की, तो पिट्यूटरी ग्लैंड का एक पार्ट एंटीरियर है और एक पोस्टीरियर पार्ट है। तो एंटीरियर और पोस्टीरियर दो लोब्स है इसके अंदर। पिट्यूटरी ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ टू लोब्स, एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब। एंटीरियर लोब इज आल्सो नोन एज adenohypophysis and posterior lobe is considered as, is also known as neurohypophysis। तो यहाँ पर दो लोब्स प्रेजेंट हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर, adenohypophysis and neurohypophysis। adenohypophysis is also known as anterior lobe, neurohypophysis is also known as posterior lobe। तो यहाँ पर ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो ब्रेन के अंदर लटकी हुई है एक कैविटी से, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये लाइनिंग, ये पूरा हाइपोथैलेमस का पार्ट है, ये हाइपोथैलेमस है। और ये बाकी का जो एरिया आपको विजिबल है यहाँ पर, ये पूरा ये आपका ब्रेन का पार्ट है। मैं इसको सबको हटा देता हूँ यहाँ पर, जो इतना इसको किया था मैंने, अब आपको क्लियरली विजिबल होगी, यहाँ आपको बिल्कुल क्लियरली विजिबल है। ये देखें आप, यहाँ पर न्यूरॉन्स भी दिख रहे हैं इसके अंदर, ये देखें, ये मैंने जो सर्कल किया है इसके अंदर आपको बिल्कुल क्लियरली न्यूरॉन्स विजिबल है, यहाँ पर न्यूरॉन्स प्रेजेंट है यहाँ पर। तो ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होती है हाइपोथैलेमस की, जो रिलीज करती है कुछ हार्मोन्स, कुछ केमिकल्स। और ये केमिकल्स कहाँ प्रेजेंट है, ये केमिकल्स जाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड पर। तो सिंपल सा पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर हम लोकेशन की बात करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट इन अ बोनी कैविटी। बोनी कैविटी इज कॉल्ड सेला टर्सिका। स्फिनॉइड बोन की कैविटी है जिसको सेला टर्सिका कैविटी कह रहे हैं, और इस कैविटी के अंदर लटकी हुई है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। तो यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट है। इन्फंडिबुलम सैटिस, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था शायद, और मैं फिर से जब इस लेक्चर में बात करता हूँ बता देता हूँ आपको। हमारे जैसे आपने देखा होगा अंगूर, एक ग्रेप किस तरह से होल्ड होता है, अपने उसका एक छोटा सा स्टॉक होता है, उस स्टॉक से ग्रेप होल्ड होता है, उसी तरह से यहाँ पर आपकी पिट्यूटरी एक छोटे से स्टॉक से होल्ड है, और इसको कह रहे हैं इन्फंडिबुलम। दैट स्टॉक इज कॉल्ड इन्फंडिबुलम। तो यहाँ पर इस तरह से अटैच रहती है सेला टर्सिका कैविटी के अंदर। यहाँ पर लिखा हुआ भी है आपके सामने स्क्रीन पर, सेला टर्सिका, बोनी कैविटी नेम्ड सेला टर्सिका, अटैच टू हाइपोथैलेमस बाय स्टॉक। पी शेप्ड होती है, पिंक कलर की होती है, और डायमीटर इसका 1.3 सेंटीमीटर, 0.5 ग्राम इसका वेट होता है। ओरिजिन एक्टोडर्मल है। व्हाट डू यू मीन बाय एक्टोडर्मल ओरिजिन? तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, इसका ओरिजिन एक्टोडर्मल है। अब आप इससे क्या समझते हैं कि इसका ओरिजिन एक्टोडर्मल, मैंने कहा इसका मीनिंग क्या है? एक्चुअल में कंडीशन कुछ ऐसी है, मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा सा आप ध्यान से देखना। ये हमारा टॉपिक नहीं है लेकिन बताना जरूरी है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। जब फर्टिलाइजेशन होता है, ध्यान से देखें आप, मैं बात करूंगा मेल गैमीट की एंड फीमेल गैमीट्स की। तो यहाँ पर मेल एंड फीमेल्स के गैमीट है, बोथ गैमीट फ्यूज टुगेदर एंड फॉर्म zygote। This is zygote। Zygote, male gamete is haploid, female gamete is also haploid, but the zygote is diploid। Zygote is a diploid structure। Zygote converted into a new structure that is morula by cleavage। यहाँ पर इसके अंदर क्लीवेज का प्रोसेस होता है। क्लीवेज इज अ टाइप ऑफ डिवीजन। ये सेल डिवीजन हो रहा है, कंपार्टमेंट्स बन रहे हैं। तो इसको यहाँ मैं इतना डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, बस इतना बताऊंगा आपको। ये यहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाती है, यहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाती है। तो नंबर ऑफ सेल्स अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स होता है 16 to 32 सेल। दिस इज 16 to 32 सेल स्टेज मोरुला। Morula and zygote are similar in size,
but morula has more cells than zygote. तो यहाँ पर ज़्यादा होती है cells. Morula converted into another structure that is larger in size, and it has two different types of cells. This structure is called blastula, and in human it is called blastocyst. Blastula in various animals is of various types like amphiblastula, stereoblastula, stomoblastula, blastocyst. तो यहाँ पर जो ब्लास्टुला है दिस इज ब्लास्टोसिस्ट. तो ब्लास्टुला स्टेज आती है, ब्लास्टुला की साइज मोरुला से कुछ बड़ी होती है. और भी कई डिफरेंसेस होते हैं, ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास वगैरह का फॉर्मेशन होता है, मैक्रोमियर, माइक्रोमियर, ब्लास्टोसिस्ट, ये सब हम डिस्कस नहीं कर रहे. बस आपको अगर याद है तो मैंने जो कुछ बोला वो समझ में आ जाएगा. इसके बारे में जो अभी ब्लास्टुला है अगर नहीं पढ़ा है तो फिर किसी लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे, बिकॉज द टॉपिक इज पिट्यूटरी. द टॉपिक इज पिट्यूटरी, नॉट डेवलपमेंटल स्टेज और नॉट द डेवलपमेंटल बायोलॉजी. तो यहाँ पर ब्लास्टुला से मैं आपको बस एक्टोडर्म के बारे में बताना चाह रहा हूँ. ब्लास्टुला से बनता है गैस्ट्रुला. गैस्ट्रुला स्टेज का फॉर्मेशन हो जाता है. गैस्ट्रुला स्टेज के अंदर 3 जर्मिनल लेयर्स का फॉर्मेशन होता है. तो यहाँ पर 3 जर्मिनल लेयर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा. These 3 layers are ectoderm, mesoderm and endoderm. तो यहाँ पर ectoderm का फॉर्मेशन होता है, mesoderm का फॉर्मेशन होता है एंड endoderm का फॉर्मेशन होता है. तो यहाँ पर ecto, meso, endoderm बन जाएगी. These 3 layers are responsible for the formation of various organs which are present, various systems which are present in our बॉडी. हमारी बॉडी में जो डिफरेंट सिस्टम्स प्रेजेंट है, डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट है, हर एक के फॉर्मेशन के लिए इन तीनों में से कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबल होगा. ऐसा नहीं तीनों मिलकर किसी एक का, जैसे मैंने कहा ब्रेन, तो ब्रेन का मतलब ये नहीं कि ब्रेन इन तीनों लेयर से मिलकर बना हुआ, 3 में से किसी एक से, मसल्स किसी एक से, लंग्स. तो इस तरह से कंडीशन ये है कि हमारी बॉडी में जो वेरियस ऑर्गन्स हैं ये अलग अलग जो भी लेयर्स, ये जर्मिनल लेयर्स है, 3 जर्मिनल लेयर्स, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, इनसे मिलकर बनते हैं. इनसे मिलकर उनका इनसे ही फॉर्मेशन हुआ किसी एक से. तो कंडीशन कुछ ऑर्गन्स ऐसे भी हैं जिनमें बाहर वाला पार्ट किसी ने बनाया, एक लेयर ने, अंदर वाला पार्ट किसी और लेयर ने बनाया. तो ऐसा भी होता है. तो जैसे हमारे लंग्स में भी ऐसी कंडीशन है, हमारे जो एड्रिनल ग्लैंड है, जो हम ग्लैंड्स पढ़ रहे हैं उसमें भी ऐसी कंडीशन है. तो सिंपल सा हम डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि एक ही ऑर्गन में 2 अलग अलग आपको लेयर्स मिल सकते हैं. बट कंडीशन ये है कि आपके जो ऑर्गन्स हैं बॉडी के अंदर वो या तो बने हुए एक्टोडर्म से, या बने हुए हैं एंडोडर्म से, या फिर बने हुए हैं मेसोडर्म से. तो इस तरह से यहाँ पर अब अगर कहीं पर भी वर्ड आता है, मैं अब आपसे यही उम्मीद करूंगा कि अब अगर कहीं पर भी जितनी भी ग्लैंड्स हम पढ़ेंगे, तो फर्स्ट सेकंड ग्लैंड है हमारे हाइपोथैलेमस डिस्कस किया, उसके बाद पिट्यूटरी. तो जितनी भी ग्लैंड्स हम डिस्कस करेंगे उन ग्लैंड्स में कहीं ना कहीं ये वर्ड मेंशन होगा, इसका ओरिजिन एक्टोडर्मल है, मेसोडर्मल है, एंडोडर्मल है. तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि एक्टोडर्म क्या है, मेसोडर्म क्या है और एंडोडर्म क्या है, कहां पर प्रेजेंट होती है. चलिए आगे चलते हैं. कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस, दिस इज द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड इज कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस एंड इट कंट्रोल्स वेरियस ग्लैंड्स ऑफ आवर बॉडी. तो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी बॉडी की बहुत सारी अलग अलग ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है, बट ये खुद हाइपोथैलेमस से कंट्रोल होती है. तो जब पिट्यूटरी ग्लैंड आपकी बॉडी में कंट्रोल कर रही है अलग अलग ग्लैंड्स को, कंट्रोलिंग मैनी ग्लैंड्स ऑफ बॉडी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड it controls many glands of our body, that's why it is called master gland, but it is controlled by, but pituitary is controlled by hypothalamus. ये चीज आपको याद रखनी है कि इसको मास्टर ग्लैंड कह रहे हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी की कई सारी नहीं, नॉट ऑल, ठीक है, सारी ग्लैंड्स को, कुछ ग्लैंड्स को कंट्रोल कर रही है, लेकिन ये खुद कंट्रोल हो रही है हाइपोथैलेमस से. लटकी हुई कहाँ है, देखें आप ध्यान से, हाइपोथैलेमस से लटकी हुई है. और बिल्कुल क्लियर देखें आप इसमें, ये देखें यहाँ से हार्मोन्स, ये हार्मोन्स यहाँ पर और यहाँ पर दोनों में, ये हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड के एडिनोहाइपोफाइसिस पार्ट में और न्यूरोहाइपोफाइसिस पार्ट में एंटर कर रहे हैं. कहाँ से, हाइपोथैलेमस से. तो इसलिए कंट्रोल किससे हो रही है, हाइपोथैलेमस से. और कंट्रोल करना भी जरूरी है. क्यों करना जरूरी है, इसके हार्मोन्स ही कुछ ऐसे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है. तो बात करेंगे हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर. आज कोशिश करेंगे ये पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी कंप्लीट हो जाए. इस डायग्राम को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड. तो
यहाँ पर ये रेड कलर में आपको पिट्यूटरी ग्लैंड विजिबल है, और ये है आपका हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस है यहाँ पर, और हाइपोथैलेमस के साथ में प्रेजेंट है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो सिंपल सा हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसकी लोकेशन देख सकते हैं, हमारे ब्रेन में इसकी लोकेशन क्या है। दिस इज आवर ब्रेन, ये हमारा ब्रेन है, और ब्रेन के अंदर ये थैलेमस पार्ट है यहाँ पर। ये पीनियल ग्लैंड भी, पीनियल ग्लैंड भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है। दिस इज हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस प्रेजेंट है, और हाइपोथैलेमस के साथ में प्रेजेंट है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो यहाँ पर हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी, दो अभी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ये दोनों ग्लैंड्स यहाँ पर प्रेजेंट है साथ साथ। हाइपोथैलेमस से लटकी हुई है, देखे बिल्कुल ये हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस से लटकी हुई पिट्यूटरी, जैसे कि प्रीवियस डायग्राम में हमने देखा था। ये देखें बिल्कुल क्लियरली, इसमें थोड़ा जूम है, ये डायग्राम जूम आउट कर रखा है, ठीक है। तो इससे हम क्लियरली समझ सकते हैं कैसे क्या लोकेशन है इसकी। जब भी कुछ पढ़ रहे हैं तो लोकेशन बहुत जरूरी है, आपको लोकेशन का पता होना जरूरी है। ये एक डायग्राम हमने देखा था, इसकी बात हम बाद में करेंगे, इस पर हम फिर से आएंगे। चलते हैं अभी हम आगे। तो चलो पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इस डायग्राम के बारे में। पिट्यूटरी ग्लैंड हैज टू डिफरेंट रीजन्स, टू डिफरेंट पार्ट्स, एडेनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो एडेनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस ये दो डिफरेंट पार्ट्स हैं इसके, आपको क्लियरली विजिबल इस डायग्राम के अंदर। यहाँ पर मैंने यहाँ लिखा है इसके अंदर, दिस इज adenohypophysis. This part is adenohypophysis, and this is neurohypophysis part of our pituitary. It is also called posterior part. Adenohypophysis is also called anterior part. ऊपर आपको दिख रहा है यहाँ पर infundibulum present है, कि stop infundibulum clearly visible है यहाँ पर। What is the location of infundibulum? साथ में यहाँ पर present है different regions of pituitary gland. Adenohypophysis has three different regions: pars tubralis, pars intermedia and pars distalis. तो यहाँ पर 3 different regions है, pars tubralis है, pars intermedia है और pars distalis है। तो अलग अलग regions यहाँ पर इसके present हैं, जो clearly visible है, आपके सामने है यहाँ पर। चलते हैं आगे। यहाँ पर adenohypophysis and neurohypophysis की बात करेंगे हम। तो सबसे पहले adenohypophysis और anterior lobe, it develops from pharyngeal part। ये हमारे pharyngeal part, pharynx वाले part से, pharyngeal part से develop होता है। It makes 75% part of our pituitary। तो adenohypophysis हमारे pituitary का total 75% part का formation कर रहा है। It form 75% part of our pituitary। 75% part ये बनाएगा हमारे pituitary gland का, और इसको हम 3 डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल से ही बना हुआ है टोटल, इसके अंदर यहाँ पर ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स होगी यहाँ पर। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स से इसका फॉर्मेशन हुआ। ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स का मतलब क्या है ये मैं थोड़ा बता देता हूँ। एक्चुअली ये टॉपिक हमारा टिश्यू का है, टिश्यू में इसको पढ़ते हैं। एपिथेलियल सेल्स जो थिन मेम्ब्रेन होती है एपिथेलियम का फॉर्मेशन करती है, एक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करती है, उसको एपिथेलियल सेल्स कहते हैं। ग्लैंडुलर जिनसे ग्लैंड्स बनी हुई होती है, हमारी जो बॉडी में ग्लैंड्स हैं वो सारे ग्लैंडुलर सेल से बनी हुई है। वो अलग अलग टाइप की हो सकती है, इसमें से एक है ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स। तो यहाँ पर ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स फॉर्मेशन कर रही है। तो यहाँ पर इसके 3 डिफरेंट पार्ट्स हैं एडेनोहाइपोफाइसिस के। एडेनोहाइपोफाइसिस हैज 3 डिफरेंट रीजन्स। पार्स ट्यूबरालिस, जैसा कि मैंने बताया था आपको अभी पिछले डायग्राम के अंदर, पार्स ट्यूबरालिस, पार्स इंटरमीडिया, एंड द थर्ड पार्ट इज pars distalis. Pars tubralis do not secrete any hormone. इससे किसी भी हार्मोन का सिक्रेशन नहीं होता। सिंपल से याद रखें, जो ट्यूबरालिस पार्ट है पार्स ट्यूबरालिस, उससे किसी भी हार्मोन का सिक्रेशन नहीं हो रहा है। पार्स इंटरमीडिया से एक हार्मोन सिक्रेट हो रहा है, दैट इज MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एक हार्मोन को सिक्रेट कर रहा है, दैट इज MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एंड पार्स डिस्टालिस, the largest part of adenohypophysis, secrete 5 or 6 different hormones। मैंने ये 5 और 6 क्यों बोला है? मैंने 5 कहा या और मैंने कहा 6, 5 और 6। उसका रीजन क्या है देखते हैं। सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन। फर्स्ट हार्मोन इज ग्रोथ हार्मोन, सेकंड LH, थर्ड FSH, फोर्थ TSH, फिफ्थ
ACTH, एंड सिक्स्थ LTH, MTH और प्रोलैक्टिन। ये एक ही है, इनको आप इस तरह से कर सकते हैं, स्लैश इनके बीच में आप कर सकते हैं। तो ये एक ही है हार्मोन। तो टोटल यहाँ पर 6 हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6। बस मैंने कहा था कि इनको 5 भी कह सकते हैं एक्चुअल में। ये दोनों, इनको आप कहते हैं कंबाइंडली ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो जब इनको सिंगल कंसीडर करते हैं, सिंगल यूनिट कंसीडर करेंगे, तो यहाँ हार्मोन नंबर ऑफ हार्मोन्स 5 हो जाएंगे। और जब आप इनको सेपरेटली काउंट करते हैं तब ये कंडीशन 2 हो जाएगी, आपके टोटल हार्मोन नंबर ऑफ हार्मोन्स 6 हो जाएंगे। तो सिंपल सी कंडीशन है। फिर से देखें आप प्रीवियस डायग्राम पर, जो डायग्राम एक बना रखा है यहाँ पर, उस पर चलते हैं हम। ये देखें, पार्स ट्यूबरलिस से कोई भी हार्मोन सीक्रेट नहीं हो रहा। इंटरमीडिया से एक हार्मोन सीक्रेट हो रहा, दैट इज MSH। और पार्स डिस्टालिस से ग्रोथ हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, ICSH को गोनाडोट्रोपिन हार्मोन कह रहे हैं। थर्ड TSH, फोर्थ ACTH एंड फिफ्थ LTH और मेमोट्रोपिक हार्मोन और प्रोलैक्टिन, और इसको लैक्टोट्रोपिक हार्मोन भी कह रहे हैं। तो टोटल ये हार्मोन्स कहाँ से रिलीज हो रहे हैं? ये सारे मैक्सिमम हार्मोन्स पार्ट डिस्टालिस पार्ट्स ऑफ एडेनोहाइपोफाइसिस, तो एडेनोहाइपोफाइसिस पार्ट से ये रिलीज हो रहे हैं। चलते हैं आगे। न्यूरोहाइपोफाइसिस is also called posterior lobe of pituitary gland. It is a smaller part of pituitary gland, develops from infundibulum of hypothalamus. तो hypothalamus का जो infundibulum लटका हुआ है, उस infundibulum से ये आगे डेवलप हो रहा है। It is white in color and it has 3 different regions. इसके भी 3 different regions होते हैं, जिनके नाम अभी हम देखेंगे एक आगे की स्लाइड में, आपको उसके नाम भी मिल जाएंगे। पार्स नर्वोसा, पार्स एमिनेंस, पार्स एमिनेंस एंड पिट्यूटरी स्टॉक। यहाँ पर 3 डिफरेंट पार्ट्स इसके हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, क्योंकि इनसे सबसे किसी कोई हार्मोन्स का रिलीज नहीं हो रहा। चलते हैं अपने प्रीवियस स्लाइड पर। यहाँ पर वैसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन, यहाँ पर 2 नाम आप याद रखें, वैसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन। वैसोप्रेसिन इज ऑल्सो कॉल्ड एंटीडायूरेटिक हार्मोन or ADH, and oxytocin is also called pitocin. It's also called pitocin. तो आप ध्यान रखें, यहाँ पर न्यूरोहाइपोफाइसिस 2 हार्मोन्स का सिक्रीशन कर रही है। फर्स्ट इज वैसोप्रेसिन, इसको ADH एंटीडायूरेटिक हार्मोन भी कह रहे हैं। देन अनदर हार्मोन इज ऑक्सीटोसिन, इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज पिटोसिन। तो यहाँ पर ऑक्सीटोसिन और पिटोसिन, ये दोनों हार्मोन्स का रिलीज हो रहा है न्यूरोहाइपोफाइसिस पार्ट से, और वैसोप्रेसिन और ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसका रिलीज हो रहा है इसी से न्यूरोहाइपोफाइसिस पार्ट से ही हो रहा है। तो ये 2 हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस, आपको याद रखना है। जैसे देखें, अब एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ जो मिस्टेक होती है, जो गलती होती है, एक्चुअल में आप ध्यान सुने मेरी ये बात, थोड़ा सा आप ध्यान सुने। ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन का सिक्रीशन ब्लड में पिट्यूटरी ग्लैंड से हो रहा है। पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन इनटू द ब्लड, बट इट रिसीव these hormones from hypothalamus. It can't synthesize these hormones. Pituitary can't synthesize these hormones. तो पिट्यूटरी ग्लैंड इन हार्मोन्स का सिंथेसाइजेशन नहीं कर रही, इनको सिंथेसाइज नहीं कर रही है, ये ऑब्टेन कर रही है, ये रिसीव कर रही है हाइपोथैलेमस से, और हाइपोथैलेमस उसके बाद इसको सेंड करता है पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी के न्यूरोहाइपोफाइसिस पार्ट में, और उसके बाद में पिट्यूटरी के न्यूरोहाइपोफाइसिस पार्ट से वो रिलीज होकर जाते हैं ब्लड में। तो ये सिंपल सा आपको याद रखना है। एक्चुअली में स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं, गड़बड़ ये कर देते हैं कि उनको फिर ये लगता है कि ये जब यहाँ से रिलीज हो रहा है तो इसका फॉर्मेशन भी यही कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका फॉर्मेशन पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं कर रही है, पिट्यूटरी ग्लैंड बस इसका सिक्रीशन कर रही है, ब्लड के अंदर, ब्लड में रिलीज कर रही है, बट फॉर्मेशन हाइपोथैलेमस। ये थोड़ा सा आप याद रखें बस, और बहुत ज़्यादा इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा या कुछ ऐसा याद करना पड़ेगा। मैं आपको एक प्रीवियस स्लाइड ये देखें, यहाँ पर क्लियरली विजिबल है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस दो लाइन यहाँ पर निकल रही है, 2 लाइंस यहाँ पर जा रही है, और ये 2 लाइंस बिल्कुल क्लियरली देखें आप,
एक तो वैसोप्रेसिन की है और वैसोप्रेसिन ब्लड में रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो ब्लड में ऑक्सीटोसिन भी आ रहा है और वैसोप्रेसिन और एडीएच भी आ रहा है, बट ये दोनों फॉर्मेशन कहाँ पर हो रहा है, हाइपोथैलेमस के अंदर, और वहीं से हाइपोथैलेमस से ही पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर आ रहे हैं। ये देखें इन्फंडिबुलम, इन्फंडिबुलम से ही आगे न्यूरोहाइपोफाइसिस पार्ट के फॉर्मेशन होता है। तो यही सारा कुछ मैंने अभी बताया था आपको, और वो यहाँ पर क्लियरली विजिबल है इस डायग्राम के अंदर। चलते हैं आगे अपने टॉपिक पर। तो इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, पार्ट्स नर्वोसा, मिड एमिनेंस एंड पिट्यूटरी स्टॉक। तो कलेक्ट द हार्मोन्स ऑफ पोस्टीरियर पार्ट, सोलन लार्ज पार्ट है जो पार्ट्स नर्वोसा है, और जो बेसल पार्ट है मिड एमिनेंस, जो नीचे वाला पार्ट है हाइपोथैलेमस के, उसको मिड एमिनेंस कह रहे हैं। और पिट्यूटरी स्टॉक तो देखा ही आपने, सिचुएटेड बिलो दी मिड एमिनेंस, यानी मिड एमिनेंस के नीचे ये प्रेजेंट होता है। आगे बात करते हैं इसमें, अगर मैं डायग्राम में दिखाना चाहूँ आपको ये, तो यहाँ पर यहाँ ये देखिए एक पार्ट ये है और एक पार्ट यहाँ पर ये हो जाएगा और तीसरा पार्ट यहाँ पर ये। तो इस तरह से आपके 3 डिफरेंट रीजन्स आप अपने पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर शो कर सकते हो। हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय एडिनोहाइपोफाइसिस। तो एडिनोहाइपोफाइसिस जो हार्मोन्स सिक्रेट हो रहे हैं, अब हम उनकी डिटेल में बात करेंगे। एक्चुअल में हार्मोन्स काफ़ी ज़्यादा है, एक बड़ा टॉपिक है, तो शायद हो सकता है इस लेक्चर में ये पूरा नहीं हो, क्योंकि टॉपिक बड़ा है, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है इसके अंदर। तो हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन को इस चैप्टर के इस टॉपिक की इसमें कवर करने की। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एडिनोहाइपोफाइसिस की। तो एडिनोहाइपोफाइसिस रिलीज करता है ग्रोथ हार्मोन, और ग्रोथ हार्मोन के वेरियस फंक्शंस हैं, बहुत सारे फंक्शंस ये कर रहा है। जैसे इट स्टिमुलेट ग्रोथ, ये ग्रोथ को स्टिमुलेट करेगा। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो है बात यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, ये ग्रोथ को स्टिमुलेट करेगा, ये ग्रोथ को स्टिमुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आपकी जो ग्रोथ हो रही है टिश्यूज़ की, अब इसमें सारी बात आ जाएगी। टिश्यूज़ की ग्रोथ हो रही है, आपके बोन्स की ग्रोथ हो रही है, आपके सॉफ्ट टिश्यूज़ की ग्रोथ हो रही है, आपके मसल्स की ग्रोथ हो रही है। सॉफ्ट टिश्यूज़ के अंदर क्या आता है, सॉफ्ट टिश्यूज़ के अंदर आपके जैसे ब्रेन, लिवर, किडनी, ये सारे आपके सॉफ्ट टिश्यूज़ के अंदर आते हैं। तो जो सॉफ्ट टिश्यूज़ है इनकी ग्रोथ के लिए भी ग्रोथ हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, आपके मसल्स की ग्रोथ के लिए भी ग्रोथ हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, आपकी बोन्स की ग्रोथ के लिए भी ग्रोथ हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल। तो यहाँ पर ये फॉर्मेशन और इसका सिक्रीशन दोनों ही एंटीरियर लोब से हो रहा है ग्रोथ हार्मोन का। इट स्टिमुलेट्स प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन सिंथेसिस को भी स्टिमुलेट करता है। तो प्रोटीन सिंथेसिस भी स्टिमुलेट करेगा, अमाइनो एसिड का ट्रांसपोर्ट उसको भी सेल के थ्रू उसको भी ये इंक्रीज करेगा। एक्चुअल में देखो आपकी बॉडी के अंदर बिल्डिंग मटेरियल, हमारे बॉडी में जब हम फूड की बात करते हैं, जो हम फूड ले रहे हैं, फूड इंटेक कर रहे हैं, तो फूड में 3 मेन सब्सटेंसेस हैं। दीज 3 मेन सब्सटेंसेस आर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड। यहाँ पर प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है और लिपिड है। तो प्रोटीन इज द बिल्डिंग मटेरियल ऑफ आवर बॉडी, प्रोटीन इज द बिल्डिंग मटेरियल ऑफ आवर बॉडी। तो प्रोटीन यहाँ पर हमारी बॉडी का बिल्डिंग मटेरियल है। तो प्रोटीन बिल्डिंग मटेरियल है, मतलब ये बॉडी को बिल्ड कर रहा है आपकी बॉडी के अंदर। जैसे आपने देखा होगा ना, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, जो बॉडी बिल्डिंग करने वाले लोग हैं वो अपना प्रोटीन शेक पीते हैं, प्रोटीन पाउडर लेते हैं। जनरली जिनको कम टाइम में ज़्यादा मसल्स को डेवलप करना है, तो मसल्स अगर डेवलप करनी है आपको ज़्यादा, तो फिर वो लोग प्रोटीन इंटेक ज़्यादा कर देते हैं, प्रोटीन का ज़्यादा इंटेक कर रहे हैं वो लोग, प्रोटीन फूड ज़्यादा खाते हैं, कार्ब्स कम लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट को कम लेते हैं। तो यहाँ पर प्रोटीन इज द बिल्डिंग मटेरियल। तो प्रोटीन ज़्यादा आपकी बॉडी के अंदर होगा, यहाँ पर फॉर्मेशन होगा, और सेलुलर प्रोटीन्स जो वेरियस फंक्शंस करेंगे, अमाइनो एसिड्स का ट्रांसपोर्ट, बिकॉज चेन ऑफ अमाइनो एसिड इज कॉल्ड प्रोटीन। तो अमाइनो एसिड की जो चेन है उसी को हम प्रोटीन कहते हैं। तो अमाइनो एसिड से प्रोटीन का फॉर्मेशन हमारी सेल करती है, हमारे सेल में प्रोसेसेस चलते हैं, हमारे सेल के अंदर प्रोसेस चलते हैं, वेरियस प्रोसेस चलते हैं, जिसके अंदर डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो आरएनए से जब हम प्रोटीन बनाना है तो उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, हमें अमाइनो एसिड्स की चेन बनानी पड़ेगी। तो जो चेन ऑफ अमाइनो एसिड है उसी को प्रोटीन कह रहे हैं। तो अमाइनो एसिड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। हाँ, यहाँ पर
फॉर्मेशन ऑफ सोमेटोमीडियम इन लिवर्स स्टिमुलेट्स बाय इट्स। तो यहाँ पर सोमेटोमीडियम लिवर के अंदर होता है, इट स्टिमुलेट्स सेल डिवीजन एंड सेल प्रोलिफरेशन। तो यहाँ पर एक नया नाम शायद आपने पहले नहीं पढ़ा होगा, ये नाम यहाँ पर इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे सेल के डिवीजन को इंक्रीज कर रहा है, हमारे सेल के प्रोलिफरेशन को इंक्रीज कर रहा है, सेल प्रोलिफरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्रोलिफरेशन मीन्स रैपिड इंक्रीज, द मीनिंग ऑफ प्रोलिफरेशन इज रैपिड इंक्रीज। तो रैपिड इंक्रीज को प्रोलिफरेशन कह रहे हैं, और सेल डिवीजन हो रहा है और सेल का रैपिड इंक्रीज हो रहा है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इसको भी प्रोडक्शन कौन कर रहा है? ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन कहाँ से रिलीज होगा? पिट्यूटरी ग्लैंड से। रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेटेड बाय GHRH। रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन इज स्टिमुलेटेड बाय GHRH, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, व्हिच इज सिक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस से एक स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रेशन होता है, दैट इज GHRH। वो आता है पिट्यूटरी ग्लैंड पर, और पिट्यूटरी ग्लैंड अब रिलीज करती है ग्रोथ हार्मोन, जो अपने भी इस फंक्शन जैसे आगे लिखा हुआ आपके सामने क्लियरली विजिबल है। इंक्रीज इन ग्रोथ ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज एंड स्केलेटल टिश्यूज, नॉन एस्ट्रिफाइड फैटी एसिड्स बाय मसल्स, उनके अपटेक को भी स्टिमुलेट करता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, और ये सारे फंक्शंस भी इसके हैं। इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम को भी इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज टी सेल प्रोलिफरेशन, टी सेल्स के प्रोलिफरेशन को भी इंक्रीज करेगा। तो जो इम्यूनिटी का पार्ट है, इम्यून सिस्टम के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, रेस्पॉन्सिबल है। तो ये सारे फंक्शंस यहां पर ग्रोथ हार्मोन्स के हैं। नेक्स्ट, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन नाम से पता चल रहा है, गोनेट्स। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन नाम से ही क्लियरली विजिबल है, गोनेट्स। अब गोनेट्स क्या होते हैं? गोनेट्स के लिए हम बात करते हैं टेस्टिस एंड ओवरीज। टेस्टिस एंड ओवरीज, इनके लिए, इनके जो गैमेटोजेनेसिस है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। तो गैमेटोजेनेसिस का कंट्रोल आपने अभी तक हमेशा पढ़ा होगा, which hormone is responsible for secondary sexual characters। यहाँ पर सिंपल सा आंसर इसका, जैसा आपने हमेशा पढ़ा है अभी तक, टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरोन in male is responsible for secondary sexual characters, and in female estrogen is responsible for secondary sexual characters। तो मेल के अंदर, फीमेल के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है उसके लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल, टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, दीज हार्मोन्स, सिक्रीशन ऑफ दीज हार्मोन्स स्टिमुलेटेड बाय LH। यहाँ पर गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स के कारण ही, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन की प्रेजेंस में ही वो हार्मोन्स रिलीज होते हैं। अब आप एक कोरिलेशन देखें, बहुत अच्छा मैं कोरिलेशन बताता हूँ, जनरली आपको ये बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, सिंपल सा है, और आप थोड़ा ध्यान से देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। उसका रीज़न ये है कि ये मैं इस बात में बिलीव करता हूँ कि आप चीज़ों को समझ कर थोड़ा ज़्यादा पढ़ें, रटने की जगह आप कोशिश करें इसको समझे ज़्यादा। आपके ये हाइपोथैलेमस है, दिस इज योर हाइपोथैलेमस। यहाँ पर आपके पिट्यूटरी ग्लैंड है, दिस इज योर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये हाइपोथैलेमस है और ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। यहाँ पर प्रेजेंट है आपके गोनेड्स। अब ये गोनेड्स में टेस्टिस भी हो सकते हैं और ओवरीज भी हो सकती है। एक्चुअली में होता क्या है कि जब यहाँ से आपके इसको चेंज करते हैं थोड़ा सा, यहाँ से रिलीज होगा GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो यहाँ से रिलीज होगा GnH, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन दो टाइप के होंगे, कौन कौन से? LH एंड FSH। LH is luteinizing hormone and FSH is called follicle stimulating hormone, which is responsible for stimulation of development of follicles। तो follicles के development के लिए responsible है, egg के development के लिए responsible है, sperm के development के लिए ये responsible है, उसके nourishment के लिए, उसके protection के लिए responsible है। बट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर की जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर LH रिलीज होगा और LH जाएगा, वो चाहे टेस्टिस है या फिर
ओवरीज है। तो चाहे टेस्टिस है चाहे ओवरीज है, किसी पर भी ये जाएगा और वहां जाने के बाद में वहां अपने फंक्शंस करेगा। अब एक चीज और, ये कब रिलीज होता है? ये रिलीज हो रहा है जब ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन कम हो जाता है। आप देखें यहां से एक हार्मोन निकल कर जा रहा है, इसको फिर चेंज करते हैं थोड़ा सा ठीक रहेगा। मैं कोरिलेशन बता रहा हूं आपको, रिलेशन बिटवीन ग्रोथ हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो यहां पर एक हार्मोन आता है जिस हार्मोन का नाम है GHRH, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। तो जब ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन आता है तब आपका पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है ग्रोथ हार्मोन। ये कब करता है? जब आप छोटे थे तब से लेकर अभी तक 10-12 साल की एज तक, 10, 12, 14 की एज तक, तब तक गैमेटोजेनेसिस नहीं होता है। तो जब ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहा है, जब आपकी बॉडी के अंदर, ध्यान रखना, ध्यान सुने, आपकी बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपकी बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी में गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स रिलीज नहीं हो रहे हैं, गैमेटोजेनेसिस नहीं हो रहा है। बट जैसे ही गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स रिलीज होना स्टार्ट हुए, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, FSH का रिलीज स्टार्ट हुआ, ग्रोथ हार्मोन डिक्रीज हो गए। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट टाइम में काम कर रहे हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट टाइम काम कर रहे हैं। जब एक सिक्रीट हो रहा है उस टाइम दूसरे का सिक्रीशन नहीं हो रहा। जब आपकी ग्रोथ हो रही है तब, जब आपकी ग्रोथ हो रही है उस टाइम आपकी बॉडी के अंदर गैमेटोजेनेसिस नहीं हो रहा है। जब आपकी बॉडी की ग्रोथ रुक गई, अब आपकी बॉडी, जब आप 10, 12, 14 की एज में, तब आपकी बॉडी के अंदर ग्रोथ नहीं हो रही है। आपकी बॉडी में स्केलेटल टिश्यूज, आपके मसल्स, आपके सॉफ्ट टिश्यूज ग्रोथ नहीं कर रहे हैं। जब ये ग्रोथ नहीं करेंगे, जब ये ग्रोथ करना रुक गए, क्यों? उस टाइम एक हार्मोन रिलीज हो रहा है GHIH, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन। तो उस कंडीशन में, इनहिबिटरी हार्मोन की कंडीशन में, जैसे यहां पर इनहिबिटरी हार्मोन आएगा GHIH, तो इसका सिक्रीशन स्टॉप हो जाएगा, ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन नहीं होगा, और तब रिलीज होगा GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये आप बिल्कुल ऑब्जर्व कर सकते हैं अपनी बॉडी के अंदर। तो ये GnRH आया और उसके बाद में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH। तो यहां पर देख लेते हैं हम इनके बारे में। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इन ह्यूमन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक्ट on ovaries to stimulate steroidal hormone production, that is estrogen. In males, LH acts on Leydig cells and stimulate to secrete testosterone. LH is also regulated by dopamine. So dopamine एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिससे ये रेगुलेट होता है, ब्रेन में रिलीज होता है डोपामाइन, और इससे ये हमारे बॉडी में ये इसको कंट्रोल कर रहा है, इसके सिक्रीशन को रेगुलेट कर रहा है। तो सिंपल सा आप याद रख सकते हैं। तो दो चीज मैंने बताई आपको, LH टेस्टिस पर जा रहा है, ओवरीज पर जा रहा है, लेडिक सेल्स और ओवरीज के अंदर। तो दोनों में जो हार्मोन्स हैं एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन, उनके सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल एंड फीमेल रेस्पेक्टिवली। तो टेस्टोस्टेरोन मेल के अंदर और फीमेल के अंदर, एस्ट्रोजन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स के अंदर यहाँ पर these hormones are responsible for maturity, functionality and activity of sexual organs and reproductive glands। यही तो बात कर रहे हैं हम। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या है और गैमेटोजेनेसिस। तो यहाँ पर गैमेटोजेनेसिस होगा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में ये भी तो शामिल है, उसमें ये भी इंक्लूड है गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो यहाँ पर गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाएगा, मेल के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन, फीमेल के अंदर एग्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इतना सा सिंपल सा एक टॉपिक जो हमने डिस्कस किया है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन को। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं FSH के कुछ फंक्शंस हैं। FSH is responsible for, FSH is follicle stimulating hormone. It is responsible for the development of follicles in ovary। तो ओवरी के अंदर फॉलिकल्स के डेवलपमेंट। अब फॉलिकल्स क्या है ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा, व्हाट डू यू मीन बाय फॉलिकल्स। तो आपके ओवरी के अंदर, ओवरी में फॉलिकल्स होते हैं। फॉलिकल्स एग सेल को कहते हैं। जैसे अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं ओवरी का, यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक डायग्राम बना के बताता हूँ। यहाँ पर ओवरी का अगर मैं डायग्राम बनाता हूँ कुछ इस तरह से, तो ओवरी के अंदर ब्लड वेसल्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर फॉलिकल सेल्स होती है छोटी छोटी सी, इसके दो पार्ट होते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा के अंदर डिफरेंट रीजन्स होते हैं। तो यहाँ पर इसके अंदर फॉलिकल्स प्रेजेंट होता है। एक ये प्राइमरी फॉलिकल है, इससे फॉर्मेशन होता है सेकेंडरी फॉलिकल का, उससे टर्सरी फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है, देन फॉर्मेशन होता है ग्राफिन फॉलिकल का,
और ग्राफिन फॉलिकल रप्चर हो जाता है। यहाँ पर ये पूरा ही रप्चर हो गया। इसको फिर से ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर आपका ग्राफिन फॉलिकल अब रप्चर हो जाएगा और उसके रप्चर होने के बाद में जो एग है उसके अंदर वो बाहर रिलीज हो जाता है, ओवरी से बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर जो फॉर्मेशन हुआ है प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल एंड ग्राफिन फॉलिकल, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हॉर्मोन्स एफएसएच। एक्चुअल में यहाँ पर एफएसएच ही ये सारा काम कर रहा है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसलिए तो कह रहे हैं इसको। तो ये काम यहाँ पर कर रहा है। ये तो फीमेल के अंदर हो गया। मेल के अंदर, इन मेल्स इट स्टिमुलेट्स द सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स को स्टिमुलेट करी। सर्टोली सेल्स प्रेजेंट होती है टेस्टिस के अंदर और एक्चुअली जब स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है तो वो सर्टोली सेल्स में जाकर एम्बेड रहते हैं, उनका हेड उनके अंदर एम्बेडेड रहता है और ये उसको प्रोटेक्शन करती है, उसको नरिश करती है। और साथ में एक टॉपिक स्पर्मियोजेनेसिस, एक छोटा सा प्रोसेस होता है स्पर्मियोजेनेसिस, तो उसके लिए भी फिर ये वहाँ से स्पर्मियोजेनेसिस होता है और स्पर्मेटोजेनेसिस, जब स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। स्पर्म का फॉर्मेशन जब स्पर्म अपनी ओरिजिनल कंडीशन में, क्योंकि एक्चुअल में जो स्पर्म है वो इनिशियली तो सेल की तरह ही होता है, लेकिन बाद में सेल से कुछ इस तरह से बन जाता है, इस तरह से इसका फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये सारा काम वहीं पर हो रहा है सर्टोली सेल्स, और इसको कर कौन रहा है? एफएसएच रेगुलेट कर रहा है। तो सिंपल सा था। नेक्स्ट है आपके थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज अ ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन। इसके लिए आपके हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकल कर आता है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन टीआरएच। तो आपके बॉडी के अंदर हाइपोथैलेमस से आता है टीआरएच और ये जाता है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड पर। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होगा, यहाँ पर इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं, ये जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड पर और पिट्यूटरी ग्लैंड से अब रिलीज होगा टीएसएच और ये टीएसएच यहाँ से निकल कर जाएगा थायराइड ग्लैंड पर। तो सिंपल सा देखें, यहाँ पर हाइपोथैलेमस है, यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो हाइपोथैलेमस से टीआरएच थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड पर गया, पिट्यूटरी ग्लैंड से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड पर गया और यहाँ से अब थायराइड ग्लैंड से रिलीज होगा थायरॉक्सिन। तो यहाँ पर थायरॉक्सिन रिलीज होगा। तो इस तरह से ये सारा कंट्रोल कर रहा है। तो ये सिंपल सा टॉपिक था जिसको हमने आज डिस्कस किया है और इस लेक्चर में आज हम इतनी ही बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो फर्दर टॉपिक्स हैं हमारे, जैसे एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, लैक्टोट्रोपिक हार्मोन और जो वेरियस हार्मोन्स हैं, इन सारे हार्मोन्स को हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पूरा हो नहीं पाएगा। तो पिट्यूटरी ग्लैंड, मेरी कोशिश यही थी इस टॉपिक में, इस लेक्चर में मैं पिट्यूटरी ग्लैंड को कंप्लीट कर दूँ, बट यहाँ पर पॉसिबल नहीं, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड वैसे लार्जेस्ट नहीं है, लार्जेस्ट ग्लैंड नहीं है बॉडी की है, बट फंक्शन वाइज देखें तो फंक्शंस इसके काफ़ी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा फंक्शंस इसके आपको मिल जाएंगे। तो बहुत सारे फंक्शंस हैं इसके, तो सारे फंक्शन और फंक्शंस के बाद में फिर डिजीज हाइपोसिक्रीशन और हाइपरसिक्रीशन से होने वाली, तो वो सारा आज इस लेक्चर में नहीं हो पाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे रिमेनिंग हार्मोन्स, जो भी हार्मोन्स अब रिमेनिंग है उनको, और साथ में डिजीज कॉल्ड बाय हाइपरसिक्रीशन एंड हाइपोसिक्रीशन ऑफ पिट्यूटाइन हार्मोन। थैंक यू।